अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रामी कहानी लाई हूँ, जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा शाह साहब के पास एक नौजवान लड़का आया। वो लड़का जो था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था और बहुत ज़्यादा जैसे गांव के लड़के होते हैं ताकतवर भी था। आकर कहने लगा कि मैं फलां गांव से आया हूँ और आप लोगों से मदद चाहता हूँ। सर्दी की ठंडी रातें थीं और वो शाम के वक्त वहाँ पर पहुँचा था। शाह साहब ने पहले मेहमान खाने में भिजवा कर उसको खाना वगैरह खिलवाया, चाय वगैरह पिलवाई और उसके बाद उस लड़के को बुला लिया। इशा के बाद वो लड़का आया और वो बताने लगा कि मैं फलां गाँव से हूँ और मैं ज़िम्मेदार का बेटा भी हूँ। हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़मीन रकबा भी है, डेरे भी हैं। हम लोगों ने एक नया डेरा बनाया जो कि आबादी से हट कर था। मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ अक्सर जाता था, हम लोग शिकार भी किया करते थे। तो वहाँ पर हम लोगों को आदत थी जिस तरह से हम लोग खाने पीने का वहाँ पर एहतमाम करते थे। अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है। इसी तरह से हम लोगों ने शिकार किया। मेरे कुछ दोस्त आए, हम लोगों ने वहाँ पर खाना वगैरह बनाया। उसके बाद रात खासी हो गई, कुछ दोस्त तो वापस चले गए, 1-2 दोस्त और मैं हम लोग डेरे पर ही रुक गए। आधी रात का टाइम हुआ तो मुझे बाथरूम जाना था, 2 बजे का टाइम था। मैं उठा, वहाँ पर डेरे पर ही बाथरूम भी था। तो जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने से एक लड़की चलती हुई आ रही है। लड़की जो थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाली एक लड़की थी। आई और आकर सामने खड़ी हो गई। अब मैं जब निकला तो मैंने उससे पूछा कि मैं उसको देख रहा था गौर से, इतनी सख्त सर्दी में ये लड़की कौन है। उस वक्त तो उस तरफ, जिस तरफ हमारा वो डेरा था, गांव की कोई भी आबादी, कोई भी खातून उस तरफ नहीं आती थी। वो साइड ही खासी दूर थी। हम लोगों को वहाँ पर आने के लिए सवारी की ज़रूरत पड़ती थी। हम लोग मोटरसाइकिलों पर या अपने टांगों पर आया करते थे। तो फिर इतनी रात को कोई औरत कैसे आ सकती है। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहने लगी बड़ी दूर से आई हूँ और मुझे पता था कि यहाँ पर डेरा है तो मैं यहाँ पर मदद के लिए आ गई हूँ। मुझे यहाँ पर रात गुजारनी है। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर सारे मर्द हैं, यहाँ से चली जाओ, आगे जाओ, आगे आबादी है, उस तरफ चली जाओ। उसने कहा नहीं, मैं आबादी में नहीं जाती, मैं वीराने में रहती हूँ, मुझे आबादी में नहीं रहना, मुझे यही रात रहनी है। मैंने उससे कहा कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर सारे मर्द हैं और अगर मेरे गांव में पता चल गया कि यहाँ पर कोई औरत है तो हमारी बदनामी हो जाएगी, तुम यहाँ से चली जाओ। वो जाकर सामने दीवार के साथ बैठ गई। मुझे बहुत सा गुस्सा आया और मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ से जाती हो या मैं बुलाऊं किसी को। जैसे मैंने ये कहा तो वो उठकर जैसे डेरे से बाहर चली गई, वहां से बाहर निकल गई। मैंने जाकर गेट बंद कर दिया। मुझे गुस्सा आया अपने मुलाजमों पर कि उन्होंने गेट क्यों बंद नहीं किया। रात के इस टाइम पर तो गेट बंद करना चाहिए था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी, मैं आकर अंदर लेटा था, दरवाज़ा बंद किया, सब सो रहे थे। तो एकदम से दरवाजे के ऊपर दस्तक शुरू हो गई। मेरी फिर आंख खुल गई। मुझे लगा कि शायद कोई मुलाजिम आया होगा, शायद वो तंग कर रही होगी, जो कोई भी है। तो मैं ज़रा देखता हूँ ये है कौन। जैसे ही मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ, सामने वही औरत खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तुम अंदर कैसे आई हो, मैं तो गेट बंद करके आया हूँ। इतने में उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सामने जाकर एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। बड़ी दर्दनाक आवाज़ों में रोने लग गई। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मैं बड़ी दूर से आई हूँ और तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। मैंने यहाँ से नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना है। तुम्हारा वो कमरा खाली है, मुझे उस कमरे में रहने दो। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कैसे पता है वो कमरा खाली है, जबकि वो कमरा खाली था। उसने कहा मुझे पता है, मुझे सब पता है उस कमरे में, तो मुझे रहने दो। मैंने उसे कहा कि ठीक है, जाओ तुम उस कमरे में चली जाओ। मेरे सामने उठकर उस कमरे के अंदर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आकर मैं अपने कमरे में लेट कर मैंने अपने कमरे का भी दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें आने लगी, जिस तरह से बिल्ली के रोने की आवाज़ होती है। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया।
میرے دوست بھی جاگے کہ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں. اتنی ڈراؤنی آوازیں تھیں کہ ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ جس طرح سے کوئی جانور ہے اور وہ رو رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھنے لگ گئی، جیسے پہلے وہ ایک تھی، پھر وہ 2 3 ہو کر وہ بڑھنے ہی لگ گئی. ہم لوگوں نے اسلحہ اٹھایا، ہم لوگ باہر نکلے کہ کہیں کوئی جانور وغیرہ نہ آ گئے ہوں، کیونکہ وہ بالکل آبادی سے ہٹ کی جگہ تھی، وہاں پر وہ گیدڑ وغیرہ بھی آنے کا ڈر ہوتا تھا. ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ آوازیں تو اس کمرے کی طرف سے آ رہی تھی جس طرف وہ عورت تھی. وہ میرا دوست کہنے لگا یہ تو اس کمرے سے آ رہی ہے جس کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں. میں نے اسے کہا کہ اس طرح سے رات کی ایک عورت آئی ہوئی ہے، وہ بڑا تنگ کر رہی ہے، وہ کہتی ہے میں بڑی دور سے ہوں تو میں نے یہاں پہ رات رہنی ہے. میں نے اس کو یہ کمرہ دے دیا، باہر بھی نکالا، وہ پھر آ گئی ہے. ہم لوگ جب اس کمرے کے پاس پہنچے، اندر سے آوازیں وہی آ رہی تھیں جس طرح سے جانور رو رہے ہیں، اور ایک نہیں بہت سے رو رہے ہیں. ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ہم لوگوں نے ڈائریکٹ دروازہ کھول دیا. لکڑی کے دروازے تھے، وہ جیسے ٹانگ ماری دروازہ کھل گیا. اندر کوئی بھی نہیں تھا، خالی کمرہ. ہم لوگوں نے لائٹ جلا کر دیکھی، بلب روشن کیا. وہاں پر ایک چارپائی تھی اور وہ چارپائی الٹی ہوئی پڑی تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. آوازیں آنا بھی بند. کہنے لگے کہاں گئی وہ عورت؟ عورت غائب ہو گئی. اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے. جیسے ہم لوگ کمرے میں آئے پھر آوازیں آنے لگی. ہم لوگ پھر باہر نہیں نکلے. صبح تک یہی کام چلتا رہا. صبح میں نے ملازموں سے پوچھا یہاں پر کوئی عورت نظر آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی عورت نظر نہیں آئی. میں گھر چلا گیا، مجھے تھوڑا سا بخار ہو گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی. میں 2 3 دن ڈیرے پر آیا ہی نہیں. ملازم جو تھے وہ روز رات کو آتے تھے مجھ سے ملنے کے لیے. ابو سے وہ کوئی بات کرتے نہیں تھے. 2 دن تو میں مل ہی نہیں سکا، میں بیمار تھا. تیسرے دن میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پر ڈیرے پر ایک عورت نظر آتی ہے. وہ بہت زیادہ بھیانک چہرے والی ایک عورت ہے. ایک دم سے نظر آتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے، آوازیں دیتی ہے، خوفناک آوازوں میں روتی ہے. جب ہم لوگ بھاگتے ہیں دیکھنے کے لیے تو آگے کوئی بھی نہیں ہوتا. دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عورت نظر آتی ہے، پاس جاتے ہیں تو غائب ہو جاتی ہے. میں اگلے دن ڈیرے پر آیا، شام ہو گئی، سردیوں کا موسم تھا. ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھے تھے. جیسے ہی 9 10 بجے کا ٹائم ہوا، ہم لوگ کمروں میں سونے کے لیے گئے تو میں کمرے میں تھا، میرے پاس میرے ملازم بھی تھے. پھر سے وہی آوازیں آنا شروع ہو گئی. ہم لوگوں نے دیکھا تو کالے لباس والی ایک عورت درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی. جیسے ہی ہم لوگ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی مارنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی فائرنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ غائب ہو جاتی. آپ ہماری مدد کریں، ہم لوگوں کا تو ڈیرے پر جانا محال ہو گیا. وہ کیا مخلوق ہے اور ہمارے پیچھے کیوں لگی ہے؟ مجھے 2 3 بار وہ مخلوق خواب میں بھی نظر آئی اور مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. میں بہت ڈرتا ہوں. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی ہے. تو جب مجھے آپ کا پتہ چلا تو میں یہاں پر آ گیا، کیونکہ ہم لوگ ایک صاحب علم کو لے کر آئے تھے. ایک بزرگ تھے گاؤں کے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بھاری مخلوق ہے، میں اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتا. اس کا یہاں پر بسیرا ہے اور یہ یہاں پر رہتی ہے. شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی، پڑھائی کی. شاہ صاحب نے کہا کہ وہ پچھل پیری چڑیل ہے. وہ یہ ڈیرا بننے سے پہلے کی وہاں پر رہتی ہے. جس کمرے کی تم بات کر رہے ہو وہی اس کی جگہ تھی. وہاں پر ڈیرا بناتے وقت آپ لوگوں نے کوئی درخت کاٹا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ جی بالکل کاٹا ہے. وہاں پر بیری کے 2 درخت تھے جن کو ہم نے کاٹا ہے. انہوں نے کہا کہ ان درختوں کے اوپر ہی وہ رہتی تھی. وہ اپنی جگہ کو کیسے چھوڑے؟ وہ تو کئی بار وہاں پر رات کو آئی ہے. جب تم لوگوں نے وہاں پر رات کو شکار کر کے لے کر جاتے ہو، خون ہوتا ہے ان میں، جو جانور ہوتے ہیں ان کے باقیات ہوتے ہیں، تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ جانور کھا گئے، وہ مخلوق لے جاتی ہے. اور اب اس نے اپنا ظاہر کیا کیونکہ وہ تم لوگوں کو نقصان دے گی. ایک مخصوص لمٹ کے بعد وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے. اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تعویذات لے جاؤ اور جا کر اس کمرے کی چوکھٹ پر لگا دو. اگر تو یہاں سے چلی گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو یا تو وہاں پر قید کرنا ہوگا یا نکالنا ہوگا. وہ نوجوان جو تھا اگلے دن وہ تعویذ لے کر چلا گیا. ٹھیک 3 دن کے بعد پھر آ گیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ تعویذ تو لگا دیا ہے لیکن اس کے بعد تو نقصان شروع ہو گئے ہیں. ڈیرے کے اوپر جو ہم لوگوں کا سامان ہے وہ سامان سارا ٹوٹ گیا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نقصان ہوا ہے. وہ مخلوق تو بہت ضدی اور سخت ہو چکی ہے اور ہمیں نقصان دینے پر تل پڑی ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ سچ میں وہ بہت سخت مخلوق ہے. میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے. اب اس کو کنٹرول میں خود ہی کروں گا. پھر شاہ صاحب ہم لوگ وہاں پر کچھ خادمین کے ساتھ روانہ ہوئے. بہت دور دراز گاؤں تھا اور ڈیرا تو بالکل ویرانوں میں تھا. دور دور تک اس کے کھیت کھلیان تھے.
आबादी का नामो निशान नहीं था। गांव से भी तकरीबन वो आधे घंटे की मुसाफत पर था, जहां पर उन्होंने वीरानों में वो डेरा बनाया, सिर्फ शिकार के लिए और उन चीज़ों के लिए। वहां पर पहुंचे, सख्त सर्दी की जैसे बताया कि रातें थी, वहां पर खाने का एहतमाम उन लोगों ने किया हुआ था। उसके बाद शाह साहब ने उस कमरे में जाकर पढ़ाई शुरू की। वो मखलूक बाकायदा हाजिर हुई और उसने कहा कि इन्होंने मेरा घर तोड़ा, मेरी जगह ख़त्म की है, मैंने यहाँ से नहीं जाना, इनको जाना होगा, ये जगह मेरी है, वरना मैं इनको ख़त्म कर दूंगी। मैंने इनको कभी भी नुकसान नहीं देना था, यहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने मेरी जगह ली है, मुझे तंग किया। उसके बाद शाह साहब ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उसको ये यकीन दिलाया कि तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुमने इस कमरे तक ही रहना है, तुम बाहर मत आओ, ये तुम्हारी जगह है, तुम इनको कोई जानी नुकसान नहीं दोगी, आधा हिस्सा इनको दे दो, आधा तुम ले लो। बड़ी मुश्किल से वो मखलूक उस चीज़ पर रजामंद हुई। फिर शाह साहब ने वहाँ पर हिसार बांधा। उस कमरे से लेकर आधा सहन और कुछ दरख्तों वाला हिस्सा उस मखलूक के हवाले कर दिया गया और बाकायदा वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई। वो लड़का बताता है, उसके बाद शाह साहब ने जब वहाँ पर हिसार किया, वो मखलूक औरत के रूप में इनको आवाज़ें देती थी। शाह साहब ने कील लगा दी कि यहाँ से बाहर नहीं आ सकेगी। अगले दिन हम लोग वापस आ गए। कुछ दिन के बाद वो लड़का आया, उसने ये कहा कि हम लोगों ने वो डेरा खाली कर दिया, आपने उसको कैद कर दिया है, उसको उसका हिस्सा भी हमने दे दिया, लेकिन इसके बावजूद वो रात भर उसी जगह पर दीवार पर बैठकर रोती रहती है। वो इतनी भयानक है कि उसको जो हम लोगों के मुलाजिम हैं वो देखते हैं जब रात को, अब वो अपने असल रूप में आ गई है और वो डेरे से भाग गए हैं। कुछ का तो पता ही नहीं चला और एक ने आकर हमें ये बात बताई है। फिर हम लोगों ने वो डेरा खाली कर दिया। वो पूरे डेरे पर उसका बसेरा था, लेकिन अब वो कैद सिर्फ उस हद तक हो गई थी। इसके बावजूद उसने उनको नुकसान नहीं दिया, लेकिन अपने असल रूप में सामने आ गई। तो ये कहानी थी जो नाना जी ने हमें सुनाई कि किस तरह से लोग वीरानों में जाकर डेरे बना लेते हैं, वहाँ पर दरख्त काट देते हैं, जहाँ पर कभी कोई इंसान जाता नहीं, जहाँ पर आबादी नहीं होती, वहाँ पर जाकर जब लोग ये काम करते हैं फिर ये मखलूक़ात उनको नुकसान ही देती है। कभी भी ऐसी जगहों पर जाकर डेरे, हवेलियाँ या घर नहीं बनाने चाहिए। पहले उस जगह के बारे में सारा पता करवाएं किसी साहिब इल्म को ले जाकर, ताकि वो मखलूक आपको नुकसान ना दे। बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात इतनी ज़ालिम और सख्त होती हैं कि वो इंसान को जानी नुकसान भी दे देती हैं। ये थी नाना जी की आज कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ लिसनर्स कहते हैं कि नाना जी की इतनी कहानियाँ हैं, ये फेक कहानी है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आमिल हजरात होते हैं उनकी ज़िंदगी की हर रोज़ की जो एक वाकई होता है, एक उनके पास जो लोग आते हैं वही एक कहानी होती है। तो ये कहानियाँ सब सच है, ये झूठ नहीं है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर पूरे करें। जो लोग विजिट करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पुराने गाँव की खौफनाक कहानियाँ आती हैं जिन्हें नाना जी की कहानियाँ कहते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।